वेलकम गाइस, ऑल जेई एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट और सीईटी एस्पिरेंट बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। जैसा कि आपको पता है, जेई नीट का सीरीज चला हुआ है और बेसिक से लेकर हायर लेवल तक हम हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। किसका? एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर भी हो रहा है, सारे बच्चे अच्छे से रेस्पॉन्स भी कर रहे हैं और सबको क्लियर हो रहा है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर है आज होने वाला, लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं कि 5th लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था। 5th लेक्चर में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ा था, याद है? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन ब्रैकेट फंड, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ा था। ठीक, उसमें हमने वेवलेंथ भी देखा था, है ना, कि वेवलेंथ कैसे निकालते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो डाउन या फिर लाइंस आए, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ से फर्स्ट आ रहा है, फिफ्थ से सेकंड आ रहा है, तो वेवलेंथ क्या होगी, ये सारी बातें हमने की थी वहाँ पर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2 वीडियो और बनेंगे इसकी और चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और लाइक और शेयर करते रहना। ठीक है, चलो देखो मज़ा आएगा भाई पढ़ने में। ठीक है, देखो स्टार्ट कर रहे हैं अपना बोहर्स एटॉमिक मॉडल, है ना। क्या बच्चों? बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या बोला बेटा इसने? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मॉडल है ना, ये किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। बेटा ये मॉडल बेस्ड है अपना, बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। पहला पॉइंट इसके अकॉर्डिंग जो बनेगा क्वेश्चन का कि बोहर्स एटॉमिक जो मॉडल है वो किस थ्योरी के बेस पर है, तो आपको याद रखना है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस पर बेस है। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं बेटा, सम पोस्टुलेट्स। अब हम ये कह रहे हैं कि पोस्टुलेट्स क्यों भाई, क्यों बोला गया? क्योंकि इसने ना जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था ना, उसको ही आगे डिफाइन किया था, इसलिए पोस्टुलेट्स बोलेंगे। एक्सपेरिमेंट तो किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। इसने तो क्या किया, उसको आगे एक्सप्लेन कर दिया। जैसे क्या बोला इसने बोला कि एटम जो होता है ना, एटम कंसिस्ट ए न्यूक्लियस। एटम्स में एक न्यूक्लियस होता है एंड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स बच्चों और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में बेटा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आई? पहला पोस्टुलेट इसका। सेकंड इसका पोस्टुलेट्स क्या था? सेकंड इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व around the nucleus in a circular path। मतलब इसने बोला कि जो ये अपने पास में सेंटर में बच्चों न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, मैं इसको अलग कलर से डिफाइन कर देता हूँ। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसी के अंदर प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं इसके अंदर। ओके, अब ये कह रहा है कि बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन्स ए पाथ्स, कोई पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब वो इस तरीके से घूम रहा है। ये पॉइंट था इसका। बात समझ में आई यहाँ पर? ठीक है। तीसरा पॉइंट इसने क्या बोला बच्चों? इसने बोला ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ए
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किस किस के बीच बच्चों, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, इसने ये बात बोली। मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर बेटा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से होल्ड करके रख रहा है, अट्रैक्ट करके रख रहा है, सेंटर वाला न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये होल्ड करके जो रख रहा है, ये कैसे रख रहा है बच्चों, ये रख रहा है इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। कौन सा फोर्स है, फोर्स कौन सा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलो बात समझ में आई, यस, क्लियर हुआ। और इसने क्या बोला, इसने बोला फोर्थ पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना, वो ऐसे घूम रहे हैं जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स घूमते हैं, किसके अराउंड, सन के अराउंड, है ना। कैसे, इसने इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं वो कैसे घूम रहे हैं बच्चों, लाइक एज प्लैनेट्स, है ना, अराउंड द सन, सन के अराउंड घूम रहा है क्या चीज, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट आउट ऑफ द, अगला पॉइंट है बेटा पांचवा, आउट ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिटल्स। मतलब क्या है इसका, कि बेटा जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है सर्कुलर ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो घूमेगा ना, वो एक ऐसे ऑर्बिटल में घूमेगा जिसका क्या हो, एक एंगुलर मोमेंटम हो। क्या देखो कैसे, आउट ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिटल्स which have an integer multiple of angular momentum, जो mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 के इक्वल होगा। बोलो बात समझ में आई। इसमें आपको ये देखना है कि क्या क्या ये वैल्यूज हैं। m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, v क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, r क्या है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, क्लियर है, और n क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट। अभी यहीं से हम कुछ बातें निकालेंगे, ठीक है। इसने क्या बोला आगे, अगला पॉइंट फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ पॉइंट क्या बोला बेटा, इसने बोला टिल द टाइम इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इन द orbitals when lose energy। लूज एनर्जी, जब तक उसमें से एनर्जी रिलीज नहीं होगी उस समय तक, इसका मतलब क्या है, उस समय टिल द टाइम, उस समय तक इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द ऑर्बिटल्स। जब तक उसमें से एनर्जी रिलीज नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में रहेगा। एंड
दीज स्टेट आर कॉल्ड, स्टेट को क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, हाँ ये रह गया था क्या बेटा? एन जो होगा ना यहाँ पर, एन एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं हो सकता ये, नॉट नेगेटिव, और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ध्यान रखनी ये बात, फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता यहाँ पर ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू है। क्लियर बात? टिल द टाइम इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इन द ऑर्बिटल्स व्हेन लॉस एनर्जी एंड दीज स्टेट आर कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। क्लियर बात? वो तब तक किस में रहेगा? ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा। ठीक, इसके बाद क्या है कि अगर हम क्या करें भाई, n की वैल्यू को बढ़ाएं, मतलब इफ ऑर्बिटल नंबर इंक्रीज, ऑर्बिटल नंबर इंक्रीज, अगर ऑर्बिटल नंबर इंक्रीज होगा देन एनर्जी इंक्रीज। बात क्लियर रहेगी? जैसे अगर मैं ये कह दूं कि n की वैल्यू 1 है और एक ये कह दूं बेटा n की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो n की वैल्यू 1, इसका मतलब इसकी लोएस्ट एनर्जी है और इसकी है बेटा हाईएस्ट एनर्जी। बोलो ये बात सम क्लियर रहेगी आप लोगों को? क्या यहां तक बात क्लियर है? वो वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करेगी बेटा? n क्या बताएगा? एनर्जी किसकी? ऑर्बिट्स की। बोल बात समझ क्लियर? चलो इसके बाद क्या है नेक्स्ट? क्या बोला बेटा उसने? 7th पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि जो हमारे पास n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4th है बेटा। n की वैल्यू 1 मतलब ये है अपना केस है, दिस इज L, दिस इज M, दिस इज N। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये अपने पास में न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये बेटा इसको क्या बोलेंगे हम? ये होगा अपने पास में K, ये L, ये M और ये N। आगे बढ़ता जाएगा तो O, P भी हो जाएगा, ठीक है, ये 5th के लिए और ये 6th के लिए। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? 8th जो पॉइंट है बेटा वो क्या है? वो ये है कि जब इफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी या फिर रेडिएशन, अगर रेडिएशन का एमिशन हो या फिर एब्जॉर्प्शन हो, देन इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट one energy level to another energy level। इसका मतलब ये बेटा, जब एमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा तो रेडिएशंस का या एनर्जी बोल सकते हो उसको, है ना। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। इसका मतलब एनर्जी का डिफरेंस आया। तो एनर्जी का जो डिफरेंस आया मैं क्या बोलूँगा उसको? डेल इक्वल टू एनर्जी हाई माइनस एनर्जी लो। जो भी यहाँ डिफरेंस है वो डेल ई बताएगा मुझे। क्लियर है? अब बच्चों जितनी ये मैंने पोस्टुलेट लिखी, इन पोस्टुलेट से क्या क्या आता है? एक तो आई थी ये वाली बात कि mvr/nh/2π, मतलब यहाँ रेडियस की बात हुई है ऑर्बिट की, है ना, और दूसरी एनर्जी की बात हुई है। इसका मतलब इन्हीं पोस्टुलेट से बोहर्स ने दो चीज़ें और डिफाइन की, वो इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल पोर्शन वहीं से बनेगा। ठीक है, देखो पहले हम करते हैं बच्चों इसमें क्या चीज़? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है,
क्या कर रहे हैं बच्चों? फर्स्ट लिखो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ओके, रेडियस ऑर्बिट कैसे करेंगे? अब देखना क्या है कि हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, मुझे ये पता है ना कि यहाँ पर जो ये अपने पास में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, तो हमने कहा कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक प्रोटॉनिक चार्ज है। ये अपने पास में रेडियस हो गया और यहाँ से जो घूम रहा है, क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हमने कहा ये उसका क्या एक ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये टेंजेंटियल वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया v स्क्वायर बाई आर, एम वी आर, एम वी क्या था ये? एम वी स्क्वायर बाई आर, यही था ना, एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? ये इसका मोमेंटम हो गया। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है। क्या करना भाई, जब मुझे ये पता है कि आर, एम में क्या होता है बच्चों? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि मास भी यूज करूंगा मैं इसमें, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो मास होगा। तो जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहेगा, है ना, उसका क्या होगा? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन किस किस के बीच बच्चों? न्यूक्लियस, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्या होना चाहिए? KZe² बाई आर। ये होता है ना भाई, ये होता है। जब हम क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स की जब बात करते हैं तो यही होता है। ठीक है, अब मैंने कहा KZe² बाई आर है। ओके, यहाँ पर बच्चों K क्या है? K क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्लियर हुई ये बात? ये क्या है यहाँ पर? ये नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और K की जो वैल्यू है बेटा कितनी होती है? K नहीं, एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है। अब क्या है कि ये तो मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लिया किसके बीच, इसके बीच, लेकिन अभी मैंने बोहर्स पोस्टुलेट पढ़ा था, है ना। क्या पढ़ा था? बोहर्स पोस्टुलेट। ये लिखोगे अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट, और उसमें क्या बोला था बेटा? उसमें ये बोला था कि MVR = NH/2π होता है अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो किसी ऑर्बिट में। बात क्लियर हुई है ना? बात क्लियर हुई, यही होता है ना। और इसके लिए क्या होता है, अगर मैं इसका जो ये फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पहले तो इससे पहले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ना, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। ये भी एक बोर्स की पोस्टुलेट्स थी, है ना। अगर ये इसके इक्वल है तो ये क्या चीज है बेटा? MV²R, ये लिखा ना। तो क्या मैं इसको इसके इक्वल कर दूं? एक पोस्टुलेट तो ये थी बेटा बोर्स की, और एक पोस्टुलेट ये थी। अब यहां पर क्या, यहां भी R है और R इसमें भी है, तो मुझे दोनों R को क्या करना है? कुछ तो करना पड़ेगा ना दोनों R का। चलो देखते भाई। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था सेंट्रीफ्यूगल के इक्वल, मतलब
के जेड ई स्क्वेयर बाई आर इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। हो गया बेटा, ये अच्छा ये आर स्क्वेयर होता है, तो ये तो आर स्क्वेयर होता है ना, इसका ध्यान क्यों नहीं दिलवाया, आर स्क्वेयर होता है। तो आर से एक आर कैंसिल करो, क्या बनेगा, के जेड ई स्क्वेयर बाई आर इक्वल टू एम वी स्क्वेयर। बेटा यहाँ से v की वैल्यू निकालो जरा, वी स्क्वेयर इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर बाई एम इंटू आर। बोलो बात समझ में आई, यस और नो? यस। क्या जो v की वैल्यू आई है यहाँ पर, यहाँ भी हम v की वैल्यू निकाल लें, कंसीडर कर लें, क्या आएगा बेटा, इस पोस्टुलेट से निकालो जरा v की वैल्यू। तो v इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू आर। क्या ये बात बिल्कुल सही है? क्लियर? क्या मैं इस v की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दूँ? अगर मैं कह दी इक्वेशन नंबर 1 है और ये बेटा इक्वेशन नंबर 2 है, क्या लिख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन किसमें, 1 में पुट कर दो। इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे और बच्चों जब यहाँ पुटअप इसको करेंगे तो ये आएगा क्या, क्या आएगा भाई, अभी देखते हैं। हमें पता है जब इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे तो n का स्क्वायर h का स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 का भी स्क्वायर मतलब 4 पाई का स्क्वायर और m और r का भी स्क्वायर बेटा इक्वल के जेड ई स्क्वायर बाई एम इंटू आर। बोलो एम आर से एक एम आर कट गया, क्या बचा, क्या बचा भाई, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। मुझे निकालना था बेटा आर यहाँ से, क्योंकि मैंने क्या लिखा था, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्या करूँगा, आर को इधर ले जाओ, इसको नीचे लाओ, क्या आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू के इंटू जेड और ई का स्क्वायर। बोलो बात क्लियर, इक्वल टू आर। बोलो यहाँ से रेडियस निकलेगी, यस और नो? सबकी वैल्यू पुटअप कीजिए। एच क्या था यहाँ पर, एच क्या था यहाँ पर, प्लांक्स कांस्टेंट। अभी बात करते हैं, अब तो अपने पास फाइनल आ चुका। एच क्या बेटा, प्लांक्स कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है, 6.62 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -34 जूल सेकेंड। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या वैल्यू होती है, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -31 किलोग्राम। के की वैल्यू क्या होती है भाई, अभी तो निकाला था हमने के, क्या था के, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो वैल्यू क्या थी इसकी, 9 था 9 इंटू 10 की पावर 9 है ना। और जेड, या जेड क्या, प्रोटॉन नंबर, जेड का कोई चार्ज है क्या, जेड का कोई चार्ज है क्या बच्चों, जल्दी बताओ, जेड का कोई चार्ज है क्या, जेड नो। क्या है, जेड तो प्रोटॉन नंबर है ना। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए क्या, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर। बच्चों वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, एन स्क्वायर और 6.62 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -31 का स्क्वायर अपॉन कितना है, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू एम 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू के 9 इंटू 10 की पावर 9 और जेड 10 की पावर -9 है, जेड 1 है और ई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर। ओके, तो बच्चों इक्वल टू क्या है, आर। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना आप इसको, तो ये जो वैल्यू आएगी एन स्क्वायर इंटू 0.529 इक्वल टू आर, रेडियस निकालने का। ठीक है, अच्छा एक वैल्यू हमसे मिस्टेक हुई है बेटा, क्या हुई है पता है, हमने जो ये बोला था ना
कि k इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, सॉरी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वो E की नहीं, एक्चुअली वो k की वैल्यू थी। ठीक है, किसकी वैल्यू थी वो, इस k की वैल्यू थी बच्चों। ठीक है, ध्यान रख रहे हैं, इसको कर लेना, उसको करेक्शन कर लेना भाई। ठीक है, जहां मैंने लिखा था ना एब्सोल्यूट परमिटिविटी, उसकी नहीं, ये k की वैल्यू थी, कांस्टेंट की, फिक्स है ना। चलो, अब इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिलता है बेटा, मेन पॉइंट ये है कि रेडियस निकालने का फॉर्मूला तो आ गया, ये आ गया रेडियस निकालने का फॉर्मूला। अगर मैं ये कहूं हाइड्रोजन एटम है, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडिएशन पूछे, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडिएशन पूछे और रेडियस पूछे आपसे, तो क्या होगी बेटा, 1 का स्क्वायर इंटू 0.529 इंटू आर, सॉरी आर नहीं, इक्वल टू आर, क्या आ जाएगा ये 0.529 ही आ जाएगा आर। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडिएशन कितनी है, 0.529। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडिएशन कितनी है। ठीक है, सेकंड, अगर वो ये कहते कि सेकंड ऑर्बिट की रेडियस बताओ, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस, तो क्या होगा भाई, n की जगह पर रखो 2, सेकंड बोला 2 रखोगे, क्या आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 0.529 इक्वल टू आर, या 4 इंटू 0.529 इक्वल टू आर। बच्चों इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 4 पंजे कितने होते हैं, 20 होते हैं, तो 20 होते बेटा 2 के समथिंग आना चाहिए, है ना। क्या आया ये आया 2 के समथिंग, जो करो इसको सॉल्व, तो क्या आएगा 2। अच्छा एक चीज और, यूनिट क्या है, यूनिट है बेटा एंगस्ट्रॉन, याद रखना है, ये यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉन, यहां भी यूनिट क्या आएगी 2 एंगस्ट्रॉन, क्लियर। और अगर वो आपसे ये कह दे थर्ड के लिए, बताइए सर किसके लिए, थर्ड के लिए, क्या आएगी फिर। अच्छा अगर वो सेंटीमीटर पूछ रहा हो तो क्या करोगे भाई, सिंपल सी बात है, 2 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, बात समझ में आई, है ना। और अगर वो थर्ड की बात कर रहा है तो क्या करेंगे बेटा, 3 का स्क्वायर इंटू 0.529 इक्वल टू आर, क्या आएगा 9 इंटू 0.529 इक्वल टू 9 पंजे कितने होते हैं बच्चों 45, मतलब 4 से कुछ अलग आएगा, कितना आएगा 4.7 कर लो इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये लो, क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं किसी की भी, यस हम किसी भी ऑर्बिट की रेडियस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों बात समझ में आई, इंपॉर्टेंट बात थी बेटा, सबको क्लियर होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सेकंड इसने क्या बोला था, रेडियस तो मैंने निकाल लिया, इसने बात की थी एनर्जी के बारे में, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसकी डायरेक्ट वैल्यू बता देते हैं, -13.6 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। सेकंड इसने क्या बोला था, सेकंड इसने बोला था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी की बात हमने की है वो किसके बारे में बात की जाएगी बेटा, वो डायरेक्ट इसने फॉर्मूला बोला -13.6 बाई n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर, क्लियर, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखना आपको। और अगर ये हाइड्रोजन है और यहाँ क्या आएगा इनटू जेड स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना है। अगर ये हाइड्रोजन है, इफ हाइड्रोजन, तो क्या आएगा बेटा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी होगी हाइड्रोजन के लिए, एच के लिए जेड की वैल्यू होती है बेटा 1, इसलिए यहाँ पर 1 रखोगे तो ये आएगा कितना n स्क्वायर, बस सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अगर ये वैल्यू निकालनी पड़े किसी भी, तो कैसे निकाल सकते हो भाई, सिंपल तरीके से निकाल लोगे, कैसे देखो, एनी हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन क्या
n स्क्वायर ले लो भाई, यही तो बात की थी मैंने यहाँ भी। बात तो बहुत सिंपल सी है। तो इसलिए हम किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो भाई, वो पूछे लिथियम +2, ये भी हाइड्रोजन लाइक है ना। वो ये पूछे हीलियम +1, ये भी हाइड्रोजन लाइक है। वो कहते बेरिलियम +3, ये भी हाइड्रोजन लाइक है। मतलब एटम ऐसा होना चाहिए जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन क्या हो? सिंगल। तो यहाँ तो n की वैल्यू तो बेटा इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर देगी, और यहाँ आ जाएगा प्रोटॉन नंबर। तो कोई भी एटम हो जो हाइड्रोजन लाइक हो, सबकी एनर्जी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। एक पॉइंट और इसमें क्या बेटा, यहाँ एक पॉइंट होता है क्या, ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन जो है ना, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन आर बाउंड विद न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बच्चों, वो न्यूक्लियस से क्या है, वो न्यूक्लियस से बाउंड है। बोलो बात समझ भाई, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए? यस और नो? क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें किसकी, बोहर्स के पोस्टुलेट्स, लिमिटेशंस की, है ना। या फिर बोहर्स को जो सपोर्ट किया गया था वो किसने किया था और किस वजह से किया गया था। मतलब सपोर्टिव थ्योरी, सबसे पहले तो यही थी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली इन हाइड्रोजन एटम। क्या मतलब बेटा, पहली सपोर्टिव थ्योरी क्या थी कि जो हाइड्रोजन एटम में फ्रीक्वेंसी आई थी वही बोहर्स मॉडल में जो स्पेक्ट्रा हमने बनाया था सेम ऐसी ही आई थी जैसी हाइड्रोजन एटम में मिली थी। क्लियर है? मतलब दोनों एटम्स की, दोनों की थ्योरी जो थी, हाइड्रोजन एटम की भी और बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग भी, स्पेक्ट्रल लाइंस की फ्रीक्वेंसी क्या थी, इक्वल थी। क्लियर है? दूसरा इसका सपोर्टिव क्या था, दूसरा एमिशन क्या चीज था भाई, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, है ना। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ, दो स्पेक्ट्रा पढ़े थे ना बेटा मैंने, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। तो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम कौन कौन से थे, लिथियम +2, हीलियम प्लस, बेरिलियम +3 आर ऑल्सो एक्सप्लेन दिस थ्योरी, बाय दिस थ्योरी। बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इनके भी एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये है कहने की बात कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात इसने कर दी। स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स आर कंसीडर्ड या एक्सप्लेन्ड बाय बोहर। ओके, बोहर्स ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात यहां पर कर दी। क्लियर रही बात? ठीक है। अब दिक्कत ये कि कुछ इसकी वीकनेस भी रही भाई, है ना। जैसे क्या वीकनेस, इसने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी के बारे में। मतलब इसके द्वारा जो फ्रीक्वेंसी मिली ना, वो कलेक्शन ऑफ लाइंस मिला, फाइन लाइंस नहीं मिली। ठीक है, पहली वीकनेस। क्या वीकनेस है बच्चों? अगर मैं इसकी वीकनेस या लिमिटेशंस की बात कर रहा हूं, वीकनेस या फिर क्या है बच्चों, लिमिटेशंस।
अगर मैं इसकी बात कह रहा हूं तो पहली जो लिमिटेशंस क्या थी कि इट कंसीडर कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब इसमें बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस आई, नॉट कंसीडर या नॉट ऑब्जर्व फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रा। क्लियर? इसने कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बात की, मतलब इसका जो स्पेक्ट्रा आया था ना उसमें बहुत सारी लाइंस का कलेक्शन आया था, फाइन लाइंस नहीं आई थी इसमें। बात क्लियर? क्या पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ? क्लियर? स्टेटमेंट क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? इट डज नॉट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। इसने एक इलेक्ट्रॉन वाले, जैसे देखो हाइड्रोजन लाइक था, मतलब H में एक इलेक्ट्रॉन है ना, लिथियम 2+1 इलेक्ट्रॉन, और बेरिलियम +3 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस तो भी 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसने मल्टी इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं किया। बोलो बात क्लियर? बात क्लियर? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोला इसने? तीसरा पॉइंट, नॉट एक्सप्लेन 3D, नॉट एक्सप्लेन 3D एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, इसने एटॉमिक मॉडल मतलब 3D एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन नहीं किया, इसने सिंगल किया केवल। ठीक है? और क्या है? फोर्थ पॉइंट, नॉट एक्सप्लेन क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकता बेटा? इसने क्या बोला? एटम बोला। क्या इसने मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की? क्या इसने मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की? नहीं। तो इसने कभी मॉलिक्यूल्स के बारे में बात, ना उनकी शेप की बात की, ना उनके स्ट्रक्चर की बात की। क्लियर है? इट नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसने मॉलिक्यूल्स के शेप की बात भी नहीं की, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ध्यान से सुने। पहला पॉइंट, कंसीडर कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब बहुत सारी लाइंस का कलेक्शन इसके स्पेक्ट्रा में दिखा, फाइन लाइंस उसमें नहीं आई। बात क्लियर है? दूसरा, नॉट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को एक्सप्लेन नहीं किया। तीसरा, 3D एटॉमिक मॉडल को नहीं किया। और लास्ट पॉइंट किसको बेटा? शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। बोलो बात क्लियर हुई? यस और नो? क्लियर है? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। डी ब्रॉगली आ गया भाई, डी ब्रॉगली आ गया है ना। क्या आ गया? डी ब्रॉगली। सभी को पता होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्वेश्चन आता है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली क्या कहता है? तो जो डी ब्रॉगली का सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डी ब्रॉगली ने एक्चुअली में बोला क्या था। ठीक है बेटा? इसने एक ना रिलेशन दिया था, रिलेशनशिप किस किस के बीच? रिलेशनशिप बिटवीन रेडिएशन विद मैटर। मतलब क्या है कि इसने रेडिएशन और मैटर के बीच में क्या दिया था? रिलेशन। ठीक है? या आप कैसे रिलेशनशिप रेडिएशन विद मैटर, मैटर के साथ, ये इसने एक्सप्लेन किया। अब इसने कैसे एक्सप्लेन किया और क्या इसने बोला? इसने बोला कि बेटा जो एनर्जी होती है अपने पास में वो क्या होती है? hc/λ होती है ना। यही पढ़ा था हमने प्लांक्स क्वांटम, प्लांक्स थ्योरी से, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू किसकी थ्योरी से? अकॉर्डिंग टू प्लांक्स, ये पढ़ा था। और इसने बोला अगर आइंस्टीन वाली इक्वेशन लगाएं, ENSTEIN, आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें, है ना। आइंस्टीन थ्योरी E = mc², बेटा m क्या है?
मास ऑफ पार्टिकल। यहां हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ले दो, ये लो। सी क्या है? स्पीड। यहां तो स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन हम स्पीड बोल सकते हैं इसको। क्लियर? क्या ये भी एनर्जी की वैल्यू बेटा इक्वेशन नंबर 1 और ये भी एनर्जी की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2। क्या हम दोनों वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं? इक्वेट इक्वेशन 1 विद 2। क्या है बच्चों? hc/λ इक्वल टू mc²। कोई दिक्कत? अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा बेटा? लैम्डा इक्वल टू hc/mc²। और बेटा c एक सी से एक सी कैंसिल करो, लैम्डा इक्वल टू h/mv। बोलो बात क्लियर? हाँ, mv हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा mc पहले तो mc हमने कहा c यहां पर ये इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग है, और अगर मैं v कह दूं ये बेटा किसकी थी? स्पीड ऑफ लाइट के लिए थी, इलेक्ट्रॉन के लिए। और मैं कह दूं अगर मैटर के लिए वेलोसिटी ले लूं तो बात तो वही आनी है। मतलब क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू h/mv हो जाएगा। बोलो बात क्लियर? h/mv हुआ, समझ में आई बात? h/mv हो गया। अब बच्चों mv क्या चीज है? mv क्या चीज है? मोमेंटम। इफ mv अगर मोमेंटम है, मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं बेटा? इसको हम p से डिनोट करते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं? लैम्डा इक्वल टू h/p। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस और नो? ठीक है, एक बात सुनिए। अगर मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, या कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, कोई नॉट इलेक्ट्रॉन, कोई पार्टिकल, तो क्या उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी? और कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी? 1/2 mv²। बोलो बात क्लियर रहेगी या नहीं रहेगी? यस और नो? यस, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो है ना, क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, वो मैंने कह दिया बेटा के ई इक्वल टू 1/2 mv² है। जरा यहां से 2 को इधर लेके जाइए, क्या आएगा? 2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv²। बोलो आया नहीं है? अब भाई मैं यहां और यहां m से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाई m इन बोथ साइड। दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कीजिए जरा, क्योंकि आपको पता है मैं mv पर लेकर जाना चाहता हूं इस बात को, है ना? क्या है बेटा? 2 इंटू या 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m इक्वल टू m से मल्टीप्लाई किया तो m² और ये v²। बोलो बात क्लियर? क्या बात समझ में आई बच्चों? क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? और अगर मैं ये कह दूं कि mv इक्वल टू, इस पे रूट अंडर रूट चढ़ाओ, 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m। बोलो हो सकता है? क्या ये वैल्यू यहां पर होगी या नहीं होगी? और अगर मैं ये कह दूं कि ये तो p के इक्वल होता है, तो क्या होगा बेटा? mv इक्वल टू p होता है, ये इक्वल हो जाएगा किसके? अंडर रूट 2 के काइनेटिक एनर्जी इंटू m की। बोलो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? क्या यहां से हम किसी भी पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकाल सकते हैं जिसका मास मुझे गिवन हो और काइनेटिक एनर्जी मुझे गिवन हो? बोलो निकाल सकते हो नहीं निकाल सकता? यस और नो? यस। अब क्या करना बेटा? P की वैल्यू क्या होती है जरा बताओगे? P की वैल्यू क्या होती है भाई? P की जो वैल्यू थी mv थी, है ना? P क्या था? mv था। और क्या था P?
भाई मुझे ये पता है कि लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी था ना, था या नहीं, जल्दी बता। लैम्बडा था, तो बेटा यहां से पी क्या हो जाएगा, एच बाई लैम्बडा होगा या नहीं होगा। और पी की वैल्यू ये है मेरे पास में, या फिर यहां पे क्या कर दूं मैं, इसी इक्वेशन में ये वाली है, एक ही बात है ना, पी ये है, या दोनों को इक्वेट कर दो या ये वैल्यू यहां पर रख दो, या मैं ये कह दूं आपसे कि ये वाली क्या है, इक्वेशन ए है और ये है बी। इक्वेट इक्वेशन ए एंड बी। आंसर तो भैया ना, एच अपॉन लैम्बडा इक्वल टू अंडर रूट 2k e इंटू एम। क्या जाएगा, लैम्बडा को तो ले जाओ, एच अपॉन क्या यार, अंडर रूट 2k e इंटू एम और इक्वल टू लैम्बडा। बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे बता दीजिए, यस और नो। अब मुझे ये पता कि काइनेटिक जो एनर्जी होती है उसमें बेटा क्या होता है, वी भी होता है ना। तो यहाँ तो सारा कुछ है ना, काइनेटिक एनर्जी भी है, मास भी है, तो क्या मैं उसकी वेवलेंथ निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता, बस मुझे इतना सा बता दीजिए आप लोग, यस और नो। यस, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और देखिए, बस थोड़ा सा और है ना। सोचो, अब मुझे देखना है, क्योंकि ये मैंने किसके लिए देख लिया, ये तो मैंने देख लिया बेटा पार्टिकल के लिए। अब अगर मैं ये कहूं कि यही मुझे किसके लिए देखना, फॉर एन इलेक्ट्रॉन और एन चार्ज पार्टिकल, मुझे चार्ज पार्टिकल के लिए देखना है, तो भाई जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो तो यही है 1/2mv²। इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकल है तो बेटा वो तो कुछ चार्ज से घूम रहा होगा और वेलोसिटी रहेगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो इक्वल है वो चार्ज इंटू वेलोसिटी होगी, मतलब पोटेंशियल इंटू वेलोसिटी। भाई कितना उसका पोटेंशियल और कितनी उसकी वेलोसिटी है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल होगी। तो क्या मैं इसको इसके इक्वल कर सकता हूं, 1 और 2 को इक्वेट करो, इक्वेट, चलो इनका नाम कुछ और दे दो, इसका एस दे दो, इसका आर दे दो, इक्वेट एस एंड आर, क्या बनेगा भाई, 1/2mv² इक्वल टू क्यू इंटू वी या क्यू वी लिखो, 2 को इधर लिखो, mv² इक्वल टू 2qv, बेटा मल्टीप्लाई करो, फिर से वही सीन है जैसा मैंने पार्टिकल के लिए किया वैसा ही करना मुझे चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई m इन बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, m²v² इक्वल टू 2qv इंटू एम। बेटा दोनों से स्क्वायर को रूट चढ़ा दो, mv इक्वल टू अंडर रूट 2qv इंटू mv किसके इक्वल था अपने पास में, देखो mv जो था बेटा ये किसके इक्वल होता है, mv इक्वल टू p के इक्वल होता है, और p क्या होता है, h अपॉन लैम्बडा होता है, ये होता है ना। तो क्या मैं p की जगह h अपॉन लैम्बडा रख दूं, क्या भाई बात सही कह रहा हूं ना मैं, क्या मैं p की जगह h अपॉन लैम्बडा रख दूं। तो अगर मैं ये कह दूं कि इसकी जगह mv की जगह p रखूं और p की जगह h अपॉन लैम्बडा रख दूं, तो mv की जगह डायरेक्ट h अपॉन लैम्बडा रख सकता हूं, क्या आएगा भाई, h अपॉन लैम्बडा इक्वल टू अंडर रूट 2qv इंटू एम। और बेटा लैम्बडा अगर निकालना हो तो लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन 2qv इंटू एम। बोलो ये बात क्लियर हुई है नहीं है, पुटिंग ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज पुट करो यहां पर। अब देखो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, चार्ज की वैल्यू पता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, सब पता है ना, सब पता बेटा। तो मैं क्या करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा यहां पर, ठीक है। पुटिंग
ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज रखूंगा। तो बेटा ये आएगा लैम्डा इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻³ बाई √2 इंटू क्यू, चार्ज की वैल्यू कितनी बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इंटू वी और इंटू में 9.1 इंटू 10⁻31। बेटा जब इसको सॉल्व करोगे ना तो एक वैल्यू आएगी लैम्डा इक्वल टू 22.27 मतलब 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद रखना है, इसी से न्यूमेरिकल बनता है कि एक चार्ज पार्टिकल विद रनिंग वेलोसिटी लाइक दिस, व्हाट इज द वेवलेंथ। तो आपको वेवलेंथ बताने इस फॉर्मूले से निकल कर आएगी। ये है मस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको सारे जितने भी इसके डेरिवेशन बनते हैं सब सिखा दिया, कैसे वेलोसिटी आती है, कैसे वेवलेंथ आती है, कैसे रेडियस निकालते हैं, कैसे एनर्जी निकालते हैं। यही चीज़ें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपसे अगले लेक्चर में ज़रूर पूछूंगा इनको, तो प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और अपने नोट्स बना लें। यहाँ तक वीडियो देखा हो तो वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। थैंक यू वेरी मच।